Good afternoon, students. Hope all of you are fine. This is our first video for 12th class in the online mode session. So, we are discussing the various methods for expressing the concentration of a solution. So, we have discussed molarity, mass percentage, volume percentage in the previous classes. Now, we are going to discuss today mole fraction. What is the mole fraction? Basically, mole fraction is a number of mole of a solute or a solvent in the solution. ऐसे कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसी भी सल्यूट या किसी भी सॉल्वेंट का टोटल सोल्यूशन में कितना उसका कंसंट्रेशन या कितना उसका पार्टिसिपेशन है, उसको हम मोल फ्रैक्शन करेंगे. is the ratio of number of moles of one component of to the total number of moles. मतलब एक कंपोनेंट का, एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, उसका टोटल सोल्यूशन में उसका कितना प्रेजेंट, उसका कितना पार्टिसिपेशन है या कितना हिस्सा है उसको हम करेंगे मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं. x के आगे जो सबस्क्रिप्ट लगा होता है या XA XB जो सबस्क्रिप्ट होते हैं वो डिनोट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को. ये मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इज डिनोट बाय x and a subscript used to denote the component. Let a solution contains, मान लेते हैं कि कोई सोल्यूशन है जिसमें कोई सल्यूट है A और कोई सॉल्वेंट है B. अब इसमें एक सल्यूट का कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, सल्यूट जैसे A सल्यूट मान लिया, सॉल्वेंट B मान लिया, इन दोनों का कंसंट्रेशन टोटल सोल्यूशन में कितना है वो हम देख लेंगे. मान लो XA मान लिया हमने, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट XA कितना होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट A डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन में कितना मोल्स है. XA में हमने बोला XA, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट A डिवाइड बाय सोल्यूशन. XB जैसे मान लिया हमने सॉल्वेंट है, XB का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. हमने ये मान लिया. इसके बाद ये जो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मोल्स मतलब मोल फ्रैक्शन होता है टोटल सोल्यूशन का, वो हमेशा 1 होता है. वो किसी बाइनरी सोल्यूशन हो, ट्राइनरी सोल्यूशन. बाइनरी सोल्यूशन वो सोल्यूशन हुआ जिसमें दो चीज़ मिलके बना हो, या 3 चीज़ ट्राइनरी हुआ, ऐसे क्वाटरनरी हुआ. ऐसे अगर जितना भी सोल्यूशन जिन चीज़ों से बना होगा, अगर बाइनरी होगा, क्वाटरनरी होगा, उनका टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के बराबर होगा. अगर हम ऊपर के सोल्यूशन में जिसमें हमने Na और Nb माना, उसमें अगर XA और XB अगर कैलकुलेट करें, XA और XB को हम अगर सम अप कर लें, तो ये टोटल Na हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A है डिवाइड बाय सोल्यूशन, Nb मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइड बाय सोल्यूशन. जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो Na प्लस Nb, तो हमें इसमें से इसका Na प्लस Nb मतलब ये XA प्लस XB हमारा 1 के बराबर आएगा. और XA प्लस XB 1 के बराबर आया तो हमारा इस रिएक्शन से या इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1. अगर XA में या XB में हमें कोई एक पता होगा तो हम इसमें से दूसरा आराम से निकाल सकते हैं. जैसे इसमें से XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, जब ना किसी भी सॉल्यूट या किसी भी सॉल्वेंट का कितना कंसंट्रेशन है टोटल सोल्यूशन में उसका कितना कंसंट्रेशन है, उसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट या और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. जैसे मोलैरिटी हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, मोल फ्रैक्शन हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. टेम्परेचर राइज हो या टेम्परेचर कम हो, उससे मोल फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं होगा. मोल फ्रैक्शन हमेशा सेम ही रहेगा. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी. सेम नॉर्मेलिटी हमारा मोलैरिटी की तरह होता है कि कितना मोल्स इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है. जैसे उसमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन टोटल डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन पर लीटर होता था. इसमें सेम है लेकिन इसमें ग्राम इक्विवेलेंट है. एक नया जो वर्ड है ग्राम इक्विवेलेंट, यही डिफरेंस है ग्राम इक्विवेलेंट का. ये ग्राम इक्विवेलेंट है जब क्या है जब ना,
इस नॉर्मेलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के अंदर हम कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व करें, तब जाके जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व करें तब जाके हम कहें कि वो एक नॉर्मल सोल्यूशन बन गया। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? जब ना ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे करेंगे, वो करेंगे, कैसे निकालें ग्राम इक्विवेलेंट? मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन मास होगा डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट जितना गिवन दिया होगा उसमें डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट जो मास गिवन मास होगा, या इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास। इक्विवेलेंट मास को हम मोलर मास भी कह सकते हैं। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट जो मास दिया होगा उसको डिवाइड करके, ये अगर मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास आएगा। नॉर्मल इसका जो नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। लाइक मोलैरिटी की तरह नॉर्मेलिटी भी सोल्यूशन पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि राइज ऑफ टेम्परेचर, या अगर टेम्परेचर राइज हुआ या टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो मोलैरिटी, जैसे मोलैरिटी में चेंज होता था वैसे ही नॉर्मेलिटी में भी चेंज होगा, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्मेलिटी एक नेक्स्ट हमारा तरीका है जिससे हम किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालेंगे। फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन इज डिनोट बाय एफ। मेनली जो फॉर्मेलिटी होती है वो हम आयोनिक सोल्यूशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मेनली आयोनिक सोल्यूशंस के लिए होता है। अब ये फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी, इसमें डिफरेंस क्या है? जब ना इसमें हम नॉर्मेलिटी में हमारा कोई सोल्यूशन आयोनिक सोल्यूशन के लिए नहीं था, फॉर्मेलिटी हमारा बेसिकली आयोनिक सोल्यूशंस के लिए होता है। इसमें ग्राम फार्मूला मास, ये इसके जैसे कि ये नंबर ऑफ फार्मूला मास, ये जो है फार्मूला मास होता है, जो फार्मूला मास यहाँ लिखा हुआ है, ये फार्मूला मास को हम ग्राम फार्मूला मास भी कहते हैं। अब ये ग्राम फार्मूला मास हम कैसे कलेक्ट करेंगे किसी सोल्यूशन का? इसमें भी सेम ही लॉजिक लगेगा कि ग्राम फार्मूला मास, या इसे ऐसे हम कह सकते हैं ग्राम फार्मूला मास, या जैसे यहाँ पे लिखा है फार्मूला मास को हम टोटल जो मास गिवन होगा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला ऐसे डिवाइड बाय फार्मूला मास लिखा होगा। इसका मतलब यही है कि टोटल मास गिवन है, जो मास गिवन है उसको अगर हम टोटल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे जो फार्मूला मास का जो वैल्यू है वो निकल आएगा। ठीक, जैसे इसमें हमने एक क्वेश्चन किया है कि 5.585 ग्राम ऑफ NaCl आर डिजॉल्व इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर, कैलकुलेट फॉर्मेलिटी। अब इसमें हमें फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। हमें फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये तो हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला हम अब यहाँ से फार्मूला मास कैसे कलेक्ट करेंगे? जब ना टोटल जो मास गिवन होगा, जैसे 5.58 मास जो गिवन है डिवाइड बाय फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, 5.585 हमारे पास गिवन है, और ये 58.5 जो होता है वो हमारा NaCl का मोलर मास है या मोलिकुलर मास है या फार्मूला मास है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 5.585 जो है डिवाइड बाय 58.5 है। ये 58.5, अगर ये 5.585 को हम अगर 58.5 डिवाइडेड बाई 10 लिखें, सेम है डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से 5.585 5.85 कटेगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 10 आएगा। 1 डिवाइड बाई 10 1 डिवाइडेड बाई 10 1 डिवाइड बाई 10 को अगर हम लिखें तो 0.1 लिखेंगे। यहाँ से हमारा आया फार्मूला मास। ठीक, अब हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फॉर्मेलिटी वाला फार्मूला है कि नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा 500 सेंटीमीटर क्यूब है। 500 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 500 ml के बराबर होता है। 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा 500 ml के बराबर होता है। अब ये 500 ml को अगर जब हम लिखेंगे तो ये 0.5 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ 0.1 डिवाइड बाई 0.5, ये हमारा F इज इक्वल टू 0.2 फॉर्मल सोल्यूशन, ये हमारा टोटल वैल्यू आएगी फॉर्मेलिटी की। ठीक, अब यहाँ पे एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। एक मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में जो रिलेशन होता है वो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे फॉर एसिड्स के लिए मोलैरिटी क्या होती है? जब ना नॉर्मेलिटी जो होती है वो N इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है? जब ना बेसिसिटी कोई भी एसिड कितना H+ आयन
देगा वो होता है उसकी बेसिसिटी। एसिडिटी क्या होता है, मतलब कोई भी बेस कितना OH प्लस OH माइनस आयन देगा वो होता है इसकी बेसिसिटी। ठीक, लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता के हम कंक्लूड करेंगे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में कौन सा कंसंट्रेशन नापने के लिए कंसंट्रेशन कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं या कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो मोलैरिटी एज़ कम्पेयर टू मोलैलिटी को ज़्यादा मतलब प्रेफर देते हैं या ज़्यादा अच्छा होता है कंसंट्रेशन नापने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एक में ग्राम मास की बात होती है, दूसरे में वॉल्यूम की बात होती है, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, बढ़ता या घटता है। लेकिन जो मास होता है वो टेम्परेचर पे टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है इस पर। जैसे कि मोलैलिटी में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, और मास की बात करते हैं। लाइक वाइज हम मोलैलिटी में हम वॉल्यूम की बात करते हैं। इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा प्रेफर है या ज़्यादा अच्छा है मोलैलिटी में। किसी की कंसंट्रेशन को जब हम करते हैं तो कंसंट्रेशन को हम हमेशा मोलैलिटी में करते हैं एज़ कम्पेयर टू मोलैलिटी में करते हैं एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मतलब इतना इतना है। थैंक्स फॉर योर टाइम।